हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का एडिटोरिया का सेट पेपर आया हुआ है प्रैक्टिस सेट 67 के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के, और इसका जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा लगभग 100 रहेगा। तो अपना जो है आप अपना क्वेश्चन जो है अपना देखते जाइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया। तो सबसे पहले देखिए, अनवरत योजना का प्रतिपादन जो किए थे वो आपको 1978 से 1980 के बीच में लाया गया था। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान लाया गया था। ये लाया गया था रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी। और ये कब बनाई गई थी आपको, तो 1978 याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुन्नर मॉडल इसका आंसर हो जाएगा आपको। और सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ बी, पीसी महालनोबिस, तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे आधारित था। और हेरोड डोगर मॉडल, ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आधारित है। हेरोड डोगर मॉडल जो कि आया था आपका 1991 से 96 ईस्वी में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 3 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान 2002 या 3 की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों को उचित भवन, शौचालय, पीने का पानी आदि सुविधा प्रदान करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा, 400। यानी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 200 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया गया है, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले 3 वर्ष के दौरान 400 नई पीढ़ी का वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, एक मिनट। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। गौरतलब है कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने 3.5% की आर्थिक समृद्धि को हिंदू विकास दर नाम दिया था। उनके अनुसार हिंदुओं की मान्यताएं एवं जीवन शैली विकास के अनुकूल नहीं होती है, इसलिए भारत की औसत समृद्धि दर 3.5% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो द्वितीय क्षेत्र कौन कौन आता है इसमें, तो निर्माण आता है, विनिर्माण आता है और प्रसंस्करण आता है। और खनन जो है ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका खनन हो गया, कृषि हो गया और पशुपालन, ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितना प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से ये जो कर लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपको 30% कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो है आपको केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण में हुई किसी भी आय पर 30% की कर से कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का कब शुरुआत हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था, जिसका उद्देश्य था
भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाकर अधिक से अधिक एफडीआई को जो है आकर्षित करना, एफडीआई को आकर्षित करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, तो विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 634 बिलियन डॉलर, 634 बिलियन डॉलर था। वैश्विक महामारी के कारण हुई सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्ष में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार जमा होता रहा और 31 दिसंबर 2021 को यह 634 बिलियन डॉलर हो गया और यह 13.2 महीने का आयात के बराबर है और देश के विदेश ऋण से अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7.84%, 7.84%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण के क्षेत्र जो हैं वो है आपको 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? तो किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? तो ये चुना गया आपको उर्जित पटेल समिति। तो इसमें है क्या दोस्तों, इसमें जो है पहले था थोक मूल्य सूचकांक, पहले थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग होता था, लेकिन उर्जित पटेल समिति द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी पहले जो था थोक यानी WPI मूल्य सूचकांक पे का प्रयोग होता था और अब जो है CPI यानी CPI का हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आधार माना गया है उर्जित पटेल समिति द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का यथासंभव और कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है। तो ब्रेटन वुड समझौते के तहत किस समझौता का नहीं हुआ है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ई यानी B+D। 1945 में ब्रिटेन वुड समझौता हुआ था। 1945 में ब्रिटेन वुड समझौता हुआ था 1945 में। इसके अंतर्गत विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया। तो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया किसके अंतर्गत? तब ब्रिटेन वुड के अंतर्गत किया गया था। B+D याद रखेंगे, B+D के अंतर्गत जो है ब्रिटेन वुड की अंतर्गत जो है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1955 में। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1955 को हुआ। ब्रिक्स की स्थापना जून 2009 में हुआ। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो जून 2009 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो विश्व भूखमरी सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए कॉर्सन वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिलेफ द्वारा। तो विश्व भूखमरी सूचकांक कॉर्सन वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में शामिल कुल 116 देश थे, कुल 116 देश शामिल थे, जिसमें भारत का रैंक क्या है? तो 101 है, भारत का रैंक 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको PC महालनोबिस के अंतर्गत गठन हुआ था। वर्ष 1949 में सरकारी ने PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय
समिति का गठन किया था, जिसके अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेख प्रणाली की संरचना का निर्माण हुआ था तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई थी, यानी CSO की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपको 1962 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964, ध्यान रखेंगे, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। और ये जो है म्यूचुअल फंड है जिसके नियंत्रण UTI ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको रोहतास मॉडल। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन हेतु पूरे राज्य में रोहतास मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया गया है। रोहतास मॉडल के तहत स्ट्रोबेलर नामक मशीन है, ध्यान रखेंगे, स्ट्रोबेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो बिहार में जो निवास करते हैं वो आपको 88.7%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है और शहरी जनसंख्या क्या है? तो 11.3%, ध्यान रखेंगे 11.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपको 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। और पुरुषों की साक्षरता दर तो 80.9% और महिलाओं का जो हो जाएगा आपको 64.6% है, 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो कौन सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, SC मुखर्जी। और सदस्य कौन कौन थे? तो KM मुंशी थे और BL मित्तर थे, DP खेतना थे और आपको अंबेडकर जी थे और आपको कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे। ये जो है मतलब 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे 7 सदस्य थे, जिनमें जो है SC मुखर्जी नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो 21 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो A+B+C+D अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है विभिन्न वादों के द्वारा, जैसे जीवन साथी चुनना, विदेशी यात्रा, निजता का अधिकार, महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार। तो इसमें जो है एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार आपको जो है इसके अंतर्गत आता है, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? तो बाद में कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ई, यानी आपको अनुच्छेद 40 एवं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 मूल संविधान में ही थे, अनुच्छेद 40 और 44 मूल संविधान में थे, जबकि अनुच्छेद 39 और 43
जो है 39, 43 और 48 जो है बाद में ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखेंगे। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत लिया गया है। 1919 के अंतर्गत लिया गया है। वर्ष 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। तब अध्यक्ष का प्रेसिडेंट एवं उपाध्यक्ष के डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता। तब अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी केवल 4। तो यानी आइए देखते हैं 4 इसके आंसर। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति को स्वीकृत होती है भेजा गया वह समाप्त हो जाता है। इसके आंसर सिर्फ जो है डी हो जाएगा। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है। यानी लोकसभा का विघटन जब होता है तो दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है। ये जो है आपका असत्य है। ये जो क्वेश्चन ये जो है असत्य है, ये समाप्त नहीं होता है। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया वह समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित किया गया है? तो कितनी अवधि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 महीने। 3 महीने निर्धारित किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होने का प्रावधान है और 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है और किसके द्वारा होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो अविश्वास किसके खिलाफ लाया गया? तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। तो आइए देख लेते हैं। अभी लोकसभा में कुल जो है अविश्वास प्रस्ताव कितना लाया गया है? तो 27, कुल टोटल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है 15 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा का रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 जो होते हैं वो होते हैं आपको लोकसभा से और 7 होते हैं आपको राज्यसभा से होते हैं, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा से। लोक लेखा समिति नियंत्रक और महालेख परीक्षा का रिपोर्ट की जांच करता है तथा रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा को सौंपता है। रिपोर्ट तैयार भी कौन करता है? तो लोक लेखा समिति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता
समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी आपको राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। और ये कब? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर आपको 1959 को किया गया था। इसके बाद 1959 में यह आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, ये भाषा से संबंधित नहीं है। यानी 26वां संविधान संशोधन प्रीपियर्स से संबंधित है, जबकि 22वां और 92 ये जो है संविधान संशोधन दोनों क्रमशः सिंधी और कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली भाषा से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे 21वां और 71वां और 92वां संविधान जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 26वां संविधान संशोधन क्या है? ये प्रीपियर्स से संबंधित है। ये जो है प्रीपियर्स संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो तंजानिया के हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो तंजानिया के हैं, इनको जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और इनको क्यों चुना गया है? तो ये जो है यह पुरस्कार उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामत प्रवेश के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं इसको। तो आपका पहला दिया स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो ये है आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। और रजत पदक हो जाएगा आपका रवि कुमार दाहिया। और कांस्य पदक हो जाएगा आपका बजरंग पुनिया। और ये भी कांस्य पदक है, तो ये लॉलिन बोर्गोहेन, तो ये चुना गया था। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 7 पदक जीते थे। भारत ने कितना पदक कुल जीता था? तो 7 पदक जीता था, ध्यान रखेंगे। 1 गोल्ड था जिसमें, और आपको 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। 2 रजत और 4 कांस्य। और पुरुष हॉकी टीम बजरंग जो जीते थे लॉलिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेटी स्टीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोपहेगन जो है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कोपहेगन है। और विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कोपहेगन है, जो कोपहेगन कहाँ है? डेनमार्क में पड़ता है। और दूसरा कौन हो जाएगा? तो टोरंटो हो जाएगा। और तीसरा सिंगापुर। और 48वां स्थान नई दिल्ली का है। 48वां स्थान नई दिल्ली का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जवाद इसका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम जवाद था, जिसका नाम सऊदी अरब द्वारा रखा गया था। सऊदी अरब जो है इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 19.2%। 19.2%। यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र 22.1% से आपका 22.1% से लगातार घटते हुए 19.2% रह गया है। यानी कितना 22.1 से घटा है और 19.2% पर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, एक मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन दूसरा है और ये क्वेश्चन दूसरा है। तो 35-36 जो कि सेम है, तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो सबसे कम था शिवहर का और सबसे अधिक पटना का था। ठीक है, सबसे कम शिवहर का और सबसे अधिक पटना का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो मछली का उत्पादन कितना रहा? तो 6.83 लाख टन, 6.83 लाख टन उत्पादन हुआ मछली का, जो कि आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। 40.76 करोड़ रुपया जो है स्वीकृत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको जो है कोरस या मूंगा, ध्यान रखेंगे, कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले। तो कोरस और मूंगा एक प्रकार का जलीय जीव है। कोरस या मूंगा एक प्रकार का जलीय जीव है। इसको सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन लगाया है? तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये सबको पता होगा, इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्व पावर योजना किस से संबंधित है? तो सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको बी, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान एवं अवसरों को बढ़ावा देना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का सबसे पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया है। ध्यान रखेंगे, गोवा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यूएई बन गया है। यूएई जो है पहला देश बन गया है जिसमें इसका राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो कौन किया है पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड किया है। और मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? तो काइल जेम्सिन को मिला है। काइल जेम्सिन को मिला है, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एमा रादुकानु। कौन जीता है? तो एमा रादुकानु इसका आंसर हो जाएगा आपको। ये एमा रादुकानु जो है आपको ये जीती है। ये कहाँ की आपको हैं? अब पुरुष एकल विजेता कौन है इसमें? तो पुरुष एकल विजेता जो है आपको डेनियल मेदवेदेव है। यूएसए ओपन में पुरुष विजेता डेनियल मेदवेदेव है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिनव मिश्रा बने हैं। इनका उम्र कितना हो रहा है? तो 12 साल 4 महीने 25 दिन। इनका उम्र हो रहा है 12 साल 4 महीने 25 दिन।
नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पिथौरगढ़ में हुआ था, पिथौरगढ़ में हुआ था। 15वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे 15वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। 22 अप्रैल को मनाया गया था, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है आपका बेंगलोर का, वो बेंगलोर का है, ध्यान रखेंगे। जबकि दूसरे स्थान पे प्रथम स्थान पे आपका बेंगलोर और दूसरे पे आ जाएगा आपका पुणे, दूसरे पे पुणे और तीसरे पे आ जाएगा आपका अहमदाबाद, तीसरे पे अहमदाबाद। तो बेंगलोर पहले और पुणे दूसरा और अहमदाबाद तीसरा स्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? तो ये पेश किया था जापान, जापान ने ड्यूल मॉडल पेश किया था जो सड़कों के साथ रेल पटरियों पे भी चल सकता है, ध्यान रखेंगे सड़कों के साथ रेल पटरियों पे भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने निधि 2.0 योजना का शुरुआत किया था? तो निधि 2.0 का किसने शुरुआत किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो विश्व पर्यटन दिवस 2 सितंबर के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस 2 सितंबर के अवसर पर 2.0 योजना का शुरुआत किए। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो वो बंदरगाहों के लिए जो है कौन सा लॉन्च किया गया है? तो मायापोर्ट ऐप, मायापोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे मायापोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन लिखा है होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश की हुआ है? तो किस देश का हुआ है ज़्यादा? तो ये हुआ है आपको, किस देश से ज़्यादा हुआ है? तो अमेरिका से ज़्यादा हुआ है निर्यात, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मार्च 2021 में ये किया गया था आपको ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड में, ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जबकि उत्तराखंड का पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मॉडल विकास नगर निगम संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बचा है? यानी 2 साल के बच्चों के लिए, तो ये बना है आपको क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये ब्रिटेन में किया गया है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने वर्चुअल आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया था? तो 13वां जो है अध्यक्षता किया था, ये भारत किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत किया था? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत किया था? तो ये HDFC बैंक ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? तो नागरिकता नई नीति की शुरुआत UAE ने किया है विदेशी मुद्राओं को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया जाएगा? तो ये जारी करेगा आपको गाजियाबाद द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मणिपुर स्थित काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सा दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो संगाई पाई जाती है। और काबुल लमजाओ जो है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ इसको बोला जाता है झील। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व है? तो नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। एशियाई गधा जो है जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है, गुजरात में, ध्यान रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान का जो संगठन है वो आपको जेनेवा में स्थित है। आइए नेक्स्ट को, जो कि आपको 1950 में किया गया था, इसका स्थापना 1950, विश्व मौसम विज्ञान का स्थापना जो है 1950 में किया गया था और जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क क्या है? तो ये आपको हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपात्रित करने की योजना। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपात्रित करने का योजना इको मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको माउंट ब्लैक जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत है। यानी अल्पस मध्य यूरोप में पड़ता है, जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड देशों में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है और इसकी ऊंचाई कितना है? 4810 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लद्दाख की सीमा स्पर्श करता है। तो लद्दाख की सीमा किससे स्पर्श करता है? तो हो जाएगा आपको चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों से। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंटार्कटिक में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में जो प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिणी गंगोत्री है, प्रथम है दक्षिणी गंगोत्री है। और बाकी जो है आपको मैत्री है, उसके बाद हिमाद्री है और उसके बाद भारती है। यानी 4 जो है अनुसंधान आपको दक्षिणी गंगोत्री में है, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका में है। और सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री जो है 1980 में स्थापित किया गया था, 1980 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है कौन? तो ये हो जाएगी नर्मदा और ताप्ती, लेकिन नर्मदा आएगा, इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सिद्धी जनजाति को अफ्रीकी जनजाति माना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो करीब 1100 एडी में भारत में आकर बसे थे, 1100 एडी में भारत में आकर बसे थे। यह जनजातीय मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो पर्वत के बारे में पूछा है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती हो, तो ये हो जाएगा आपको विंध्य पर्वत श्रेणी, यानी नर्मदा उधर और विंध्य पर्वत श्रेणी जो पड़ता है। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई है 4233 किलोमीटर, ये आपका लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलती है, विवेक एक्सप्रेस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है, तो कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? महाद्वीपीय भ्रंशन से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ? तो अरावली का हुआ है, अरावली का, जो कि अरावली विश्व का पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण पैक्रिम्बियन कल्प या महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है,
जबकि नवीन वलित पर्वत रॉकी, एंडीज, अल्पस और हिमालय है। नवीन पर्वत है रॉकी, एंडीज, अल्पस और हिमालय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटे तट रेखा किस देश की है? तो सबसे छोटी तट रेखा किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोनाको। मोनाको जो है सबसे छोटा तट रेखा है, यानी 2.5 मील है, ध्यान रखेंगे। और आपका जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लंबी तट वाला रेखा देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है? मिजो हिल्स का कौन सा हिस्सा है? तो भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का हिस्सा है। गारो, खासी एवं जयंतियों की पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स का हिस्सा है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आपको 68.8%, 68.8%, जो कि ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 68.8%, जबकि शहरी जनसंख्या का हिस्सा आपका हो जाएगा 31.2%। ध्यान रखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 68.8% और शहरी का 31.2%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के सेल क्रम में पाए जाते हैं? चूना पत्थर तो ये पाए जाते हैं आपका विंध्य सेल क्रम में, विंध्य सेल में। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से विंध्य सेल क्रम में पाया जाता है। प्रमुख धात्विक खनिज सोना, लोहा, मैग्नीज आदि धारवाड़ सेल क्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का दमन किया था? तो ये बलबन ने दमन किया था, बलबन। और लागू कौन किया था? तो और लागू कौन किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा आपका, एक मिनट, इल्तुतमिश लागू किया था और दमन कौन कर दिया? उसको बंद किया बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राक्षसी तंगाड़ी तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राक्षसी तंगाड़ी तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर का कौन था? तो ये था आपको सदाशिव राय, सदाशिव राय था। तो राक्षसी तांगड़ी तालीकोट बनीकोट का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। उस समय विजयनगर का शासक था तुलव वंश का सदाशिव राव था। तुलव वंश के हैं ये सदाशिव राव। 1542 से 70 तक इनका शासन था, पर वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथ में था। विजयपुर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर के संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। विजयनगर सेना के नेतृत्व में मंत्री राम राय के हाथों में था। बरार इस विजयनगर के विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। और तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर को 1676 में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण जो है इनको औरंगजेब ने फांसी का सज़ा दिया था। तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव खुसरो की सहायता करने के कारण और गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनको 1676 में औरंगजेब ने फांसी तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो कौन था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लाम शरिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों, जजिया, खराज, ज़कात, खुम्सा को आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो छत्रपति की उपाधि धारण किया था ये कब? तो 1674 में। 1674 में 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मिथिला के कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो ये जो सेनापति था आपको स्कंद था, स्कंद। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1191, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें स्कंद इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति था। स्कंद जो है सेनापति था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे आपको 1892 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो कौन सा प्रावधान किया गया था 1786 के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई, इसका आंसर हो जाएगा ई। सत्रह सौ छियासी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया था और साथ ही गवर्नर जनरल की प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब मिला लीजिएगा। आपका वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा आपको कब हुआ था? तो 1501 में। और वर्णविश का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1599 में। और आपको बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ था, आपको 1759 में। वर्णविश का निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1599 में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुआ था? तो ये 25% जो है राजी हुआ था वापस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपको एमजी रानाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे ने किया था, बम्बई में। इसकी स्थापना महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया था? तो अलग हुआ था इसमें आपको सियरदास जी अलग हो गए थे, और आपको एनी बेसेंट भी अलग हो गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना भी अलग हो गए थे, और बिपिन चंद्रपाल भी अलग हो गए थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कौन था? वो अकबर। अकबर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के काल में जो है सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध राज्य का शहादत खां जो है संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1918 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वानर सेना और मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? तो दासबोध की जो रचना की थी वो आपको रामदास जी ने किया था, रामदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था, वो 1901 में नहीं किया गया था, बाकी 1877 में किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और उसके बाद जो है द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था, द्वितीय दरबार, और आपको 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो ये अखबार था आपका अमृत बाजार पत्रिका था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपको किया गया था ये, आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 17 बलिया और मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? तो कौन सा युग में सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपिन। स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपिन किया था, यानी इनमें से कोई युग में सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ये तो आपको सही है। और वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति था, ये दोनों सही है, इसलिए जो है इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस के स्थापना के बाद की गई थी? तो ये था आपका द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में इन्होंने किया था
42 में, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नाशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नाशाबंदी आंदोलन चलाया गया था ये डुमरांव में 1920 में। इसमें जो है डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, और 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने का अपील की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो ये आपको लॉर्ड मेयो को जो है चाकू मार के हत्या कर दिया था शेर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, इनकी अध्यक्षता में जो है श्रम जांच समिति का गठन किया गया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्ती का प्रथा प्रचलित नहीं था? तो ये पंजाब में स्थायी बंदोबस्ती का प्रथा प्रचलित नहीं था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना। तो रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं फिर जो है जैसा था वो चीज़ वैसा नहीं हो पाता है, यानी इसका उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना और दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है, इस मामले में वह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह आपको, इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता में भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता, तो भाषण की स्पष्टता इसमें बढ़ती है, गूंजपन जो है, इसका गूंज जो है पन सबसे कम हो जाता है, इसलिए भाषण की स्पष्टता इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका एकाधिक परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण प्रतिध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 10⁻13 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 3 होती है, और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग से अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ कौन नहीं है? तो सोना शुद्ध है, ग्लूकोज, पानी शुद्ध है, और शुद्ध दूध नहीं होता है, तो इसका आंसर शुद्ध दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेनियाला के गुणवाला के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल कितने का होता है? तो 0 से 14। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरे कॉस्मिक किरणों का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपको एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है, ये सही नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग
नहीं होता है। ये उच्च ऊर्जा वाला कण होता है, सही है। इसके गति प्रकाश की गति के समान होता है, सही है। ये अवशोषित तथा अनवशोषित दोनों प्रकार का होता है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का फास्फेट की भूमिका है। तो फास्फेट की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को पानी से हटाना जो कठोरता के का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कोलिनजिक दवा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। तो तांबे की कमी के कारण जो होता है वो मेनिकेस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है? तो पुनर्जनन होता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में दोनों में होता है, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका बोवाई जो है ये वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है, नहीं है। जबकि बार्डिंग और लेयरिंग और टिश्यू कल्चर वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। ध्यान रखेंगे, बार्डिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर ये जो है वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। तो ये रक्त ले जाती है हृदय से दूर जो है रक्त ले जाती है। धमनी एक रक्त वाहिका है, धमनी जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, कौन सी कोशिकाओं की सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपको डायस्टेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, डायस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोगवाहक और रोग का सम्मिलित युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया होता है। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ये आपका हो जाएगा हुक बर्म जो है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो जीवाणु से भी करते हैं, कीड़े, वायरस, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लैक्टोबैसिल्स का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेय के बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलों आमतौर पर बनी होती है। तो किससे बनी होती है? ये पॉलिस्टराइन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट उर्वरक को अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है आपको मेथेमोग्लोनियमिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस में मीथेन सामग्री है तो 55.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मैथ का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप लोग इसको देख करके लगा सकते। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 300 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी 4 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्ष और 32 वर्ष। 143 का आंसर हो जाएगा आपको 140। 144 का आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 145 का डी हो जाएगा 2। 146 का हो जाएगा आपको सी, और 147 का हो जाएगा ए, और 148 का हो जाएगा आपको 148 का बी हो जाएगा, और 149 का हो जाएगा ई, और 150 का हो जाएगा आपको ए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जो है पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।